सोलो लेवलिंग का एपिसोड 8 भी आ गया है, जिसमें अब जिनवू को टॉप फ्लोर पे जाने का परमिट भी मिल गया है और अब गोगुनी ने फोर्थ रेड जेजू आइलैंड की अनाउंस कर दी है, जिसके कोऑपरेट के लिए जापान के टॉप लेवल गिल्ड आएगी। और फाइनली अब जिनवू 100th फ्लोर पे पहुंच गया है, जिसमें अब जिनवू लड़ रहा है डीवन मोनार्क बैरन से, जिसकी फाइट भाई देखने में अलग ही मजा आ गया। और जब एपिसोड भी आ गया है तो बिना देरी करे जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। सोलो लेवलिंग के पिछले एपिसोड में जिनवू 3 नाइट्स को हरा चुका है, जिसमें जिनवू इस एपिसोड में इस आखिरी बचे नाइट से लड़ रहा होता है। और इतने जिनवू इसे पूरा मारता, इसमें से आवाज आती है कि ये सरेंडर करती है, जिसके बाद जिनवू इसका मास्क निकाल के इसे देखता है और ये एक लड़की निकलती है और ये लड़की कहती है छोड़ दो इसे क्योंकि ये हार गई है। इसके बाद सोलो लेवलिंग का इंट्रो दिखता है। इसके खत्म होने के बाद जिनवू इसे बोलता है कि पहले तूने हम पे अटैक किया और अब तू अपने आप को छोड़ने को बोल रही है और मैंने तो तेरे साथी भी मार दिए हैं। इसके जवाब में लड़की बोलती है कि नाइट्स की ड्यूटी है कि वो अपने लॉर्ड को प्रोटेक्ट करे। इसके जवाब में जिनवू सोचता है ये ऐसा कैसे कह सकती है। इसके बाद जिनवू इसे छोड़ के चले जाता है, जिसमें लड़की चांस देख के जिनवू के पीछे से अटैक करती है, पर कीबा अपने सॉन्ग ऑफ प्रोटेक्शन से जिनवू को बचा लेता है, जिसमें फिर जिनवू बोलता है तू करना क्या चाहती है। इसके बाद ये लड़की फिर से अपनी जान बख्श देने के लिए भीख मांगती है। इसके जवाब में जिनवू बोलता है क्या तू मुझे फ्लोर पे जाने का एंट्री परमिट दिला सकती है। इसमें फिर ये लड़की बोलती है एंट्री परमिट इसकी फैमिली के पास है और अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें वो दे दूंगी। और इसे अपर लेवल के परमिट की सारी लोकेशन भी पता है, पर अगर जिनवू इसकी और इसकी फैमिली की सेफ्टी को इंश्योर करे तो ये इसे वहाँ ले जा सकता है। इसमें जिनवू बोलता है कि तो तुमने वो छुपा के रखा है और इसलिए अपोनेंट्स को हरा के भी वो इसे नहीं मिलेगा। लेकिन फिर जिनवू इस लड़की को डराता है। वो कहता है कि सवाल ये आता है ये इस पे भरोसा कर सकता है। इसके जवाब में लड़की बोलती है कि ये झूठ नहीं बोल रही है। इसमें फिर जिनवू मान जाता है। वो कहता है जब तक ये इसे परमिट देगी तब तक ये इसे छोड़ देगा। इधर ये लड़की जिनवू को थैंक्स बोलती है। इसके बाद जिनवू इसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो। अब फिर सीन एक आइलैंड का दिखता है जिसपे सारी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई है और इधर एक रेड एंट एक ह्यूमन पर अटैक करती है और ये एंट यहाँ से उड़ के चली जाती है। इसके बाद जिनवू को ये लड़की बताती है कि इसका नाम एजिल है और ये रेडरू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है। इसमें फिर जिनवू बोलता है नहीं ये नहीं पूछ रहा। इधर फिर जिनवू सोचता है कि बारूका को और अदर मैजिक बीस्ट को कुछ आवाज आती है। इसलिए फिर जिनवू इससे डायरेक्ट पूछता है कि क्या तुम्हें भी तुम्हारे माइंड में ह्यूमंस को मारने की आवाजें आती है। इधर फिर एजिल नहीं बोलती है और इसे कोई दूसरी कमांड आती है जैसे कि प्रोटेक्ट आवर स्पेस। फिर जिनवू इसे पूछता है कब से तुम्हें ये आवाज आती है। इधर फिर एजिल बोलती है जब से हम इधर आए हैं। फिर जिनवू पूछता है तुम पहले कहाँ थी फिर और तुम वहाँ क्या कर रही थी। जिसके जवाब में एजिल बोलती है ये डीमन रियम में थी। फिर एजिल में भी कुछ ग्लिच होती है और आवाज आती है कि ये लोग वॉर के लिए रिपेयर कर रहे हैं। फिर जिनवू पूछता है तुम वॉर में किससे लड़ोगे। इसके जवाब में एजिल फिर से एक ग्लिच की तरह बोलती है कि ये लोग एक फॉर्मिडेबल एनिमी से लड़ेंगे जो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि सारे डीमंस को एक होकर ही इन्हें उससे लड़ना होगा। और उस टाइम पे ये वो फाइटिंग से लड़े थे जो बहुत पावरफुल एनिमी था। इसके बाद की इन्फॉर्मेशन एजिल के प्रोग्राम में ब्लॉक हो जाती है, जिसके बाद एजिल ये बताने के बाद गिर जाती है और जिनवू इसे पकड़ लेता है। आगे फिर गोगुनी एक मीटिंग में बैठा होता है जिसमें बताया जा रहा है कि एक रेड एंट जो उड़ सकती है उसने एक जापानीज आइलैंड में कई लोगों को मार दिया है, जिसमें इधर 4 E रैंक और 1 C रैंक और 1 B रैंक हंटर भी थे जो इधर मारे गए। लेकिन जब ये रैंक हंटर इधर आया तब उसने इस एंट को मार दिया। इधर फिर गोगुनी समझ जाता है कि यानी उन एंट की स्ट्रेंथ ए लेवल हंटर जितनी है। इसके बाद गोगुनी बताता है कि 120 किलोमीटर बड़ा है जेजू आइलैंड और अगर उन एंट के पास स्ट्रॉन्गर फ्लाइंग एबिलिटी आ गई तो वो कोरिया के साउथर्न टिप पे आ जाएंगे। इसमें फिर गोगुनी जापान को सपोर्ट के लिए उनसे रिक्वेस्ट करता है और बाकी नेबरिंग कंट्रीज को भी ये वॉर्न करने के लिए बोलता है। अब गोगुनी चाहता है कि ये लोग पहले उन पे स्ट्राइक करे, इसलिए फोर्थ जेजू आइलैंड रेड मिशन के लिए सबको ऑर्डर देता है। आगे फिर एजिल बोलती है कि इसे पता ही लगा ये कब फेंट हुई। इसके जवाब में जिनवू बोलता है कोई बात नहीं। जिसमें फिर एजिल बोलती है तो तुम मेरे लिए वरीड हो रहे हो। फिर जिनवू कहता है हाँ थोड़ा बहुत। और अब ये कासल की तरफ पहुंच चुके हैं जिधर रेडरू फैमिली रहती है। इधर फिर एजिल के फादर देख के हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये एजिल तुझे दिखा नहीं गया इस बंदे के पास कितने सारे शैडो ट्रूप्स छुपे हुए हैं। इधर फिर एजिल के डैड जिनवू पर अटैक करने को होते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरी डॉटर को धोखा देके कासल को टेक ओवर करना चाहते हो ना। इधर जिनवू बोलता है जब तक तुम मुझे परमिट दोगे तब तक ये एजिल को हार्म नहीं करेगा। फिर एजिल के डैड सोचते हैं कि इसने मेटस और वुल्कन को हरा दिया है तो फिर ये लोग इसे रोक नहीं सकते। इसलिए फिर इसके बाद एजिल के डैड जिनवू को परमिट दे देते हैं। इधर फिर इसके डैड कहते हैं कि तुझे परमिट मिल गया ना तो अब जा यहाँ से। अब जिनवू कहता है कि हाँ एक और चीज, मैं एजिल को कुछ देर के लिए ले जा रहा हूँ और हाँ बस ये गाइड के लिए है और कुछ नहीं। इधर एजिल के डैड कहते हैं क्या तू मेरी डॉटर की सेफ्टी की गारंटी देता है। इधर जिनवू हाँ करता है, जिसके बाद एजिल के डैड मान जाते हैं। आगे
आगे फिर कुछ साइंटिस्ट एक रेड एंट पे कुछ रिसर्च कर रहे हैं और फिर आगे जिनू देखता है कि डीमन नाइट को हराने के बाद आइरिस और टैंक का भी लेवल अप हो गया है, जिसमें अब ये एस रैंक और ए रैंक वाले बन चुके हैं। इधर फिर एजिल कोई बोतल को देख के कहती है ये गिफ्ट्स नेगोशिएशन के लिए प्रिपेयर करे थे जो कि ये अब वेस्ट हो गए हैं। अब जिनू बोलता है तुम इसे ले जा सकते हो। इधर फिर एजिल मना करती है, वो कहती है 90th फ्लोर वाली फाइट ज्यादा पावरफुल होने वाली है और उन्हें नोबल्स मैनेज करते हैं और वो नीचे वाले से डिफरेंट लेवल के होते हैं। इधर फिर जिनू बोलता है अगर मैं तुझसे वीकर होता तो तुम उससे बात करती, और अब ऐसी चीजें काम करती है क्योंकि तुम लोग भी डीमन नोबल से रैंकिंग में कम्पीट कर रहे हो ना। और अब जिनू कहता है कि ये रेडिस फैमिली को नंबर 1 बना के देगा। इधर एजिल बोलती है कि इसने इसकी फैमिली को क्यों छोड़ा। इधर फिर जिनू बोलता है बिकॉज आई लाइक यू। इधर एजिल थोड़ा हैरान होती है पर जिनू सोचता है पहले जिनो और अब एजिल, और जिनू अब एजिल को घर भेजने को बोलता है और बाकी सबको जिनू अकेले संभालने को बोलता है। इधर फिर एजिल शौक होती है और कहती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए यूजलेस हूँ। इधर फिर जिनू बोलता है अरे नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम करा। अब एजिल जिनू को एंड तक फॉलो करने को बोल रही है क्योंकि ये देखना चाहती है कि ये कहाँ तक चीजें अचीव कर पाता है। फिर जिनू इसे आने को बोल देता है, जिसके बाद फिर जिनू हर लेवल पे मैजिक बीस्ट को मारता जाता है। आगे फिर चोइजो चाहिन से बोलता है कि हम दोनों को जेजो आइलैंड की रेड मिशन के लिए कॉल आई है और ऐसा लगता है जैसे व्हाइट आई गिल्ड के बाइक को भी कॉल आई होगी और इस कंट्री के बाकी सभी एस रैंक हंटर को भी बुलाया गया है और अब ऑफिशियली ये नेबरी कंट्री से कोऑपरेट भी कर रहे हैं और एंड्स की फ्लाइंग एबिलिटी की वजह से ये एक नेचुरल डिसीजन है और जब तक वो एलिमिनेट हो सकते हैं तब तक फर्क नहीं पड़ता उन्हें किसने एलिमिनेट करा। इधर चाहिन बोलती है कि ये कब एक्शन लेंगे। इधर चोइजोंग बोलता है इसके हिसाब से ये बहुत जल्दी होगा और बेटर प्लान को डिस्कस करने के लिए जापान के लार्ज गिल्ड हंटर भी आज साउथ कोरिया आ रहे हैं। अब जिनू फाइनली 100th फ्लोर पे पहुंच गया है। इसमें एक सिल्वर ड्रैगन एक लाइटनिंग की तरह दिखता है जिसके ऊपर है लॉर्ड ऑफ द डीमंस बैरन। इधर जिनू सोचता है कि क्या ये उसे हरा सकता है और उसके ओरा को एजिल भी फील कर पा रहा है। आगे फिर बैरन कुछ गेट खोल के अपनी आर्मी बुला लेता है, जिसके फिर काउंटर में जिनू अपनी शैडो आर्मी बुला लेता है, जिसके आते साथ जिनू की आर्मी बैन की आर्मी पे अटैक करती है, जिसमें एजिल देख के कहती है कि तो जिनू ऐसी टेक्निक भी यूज कर सकता है पर हम डीमन मोनार्क बैरन के अगेंस्ट है और जिनू बस एक इन्वेडर है जो एलिमिनेट होना चाहिए। इसमें एजिल सोचती है कि ये किस साइड को चूज करे। आगे बैरन अपने मुंह से क्लाउड में ब्लास्ट करता है जिसकी वजह से क्लाउड में से लाइटनिंग निकलती है और ये लाइटनिंग शैडो आर्मी के साथ साथ एजिल को भी लगने वाली होती है, जिसे फिर जिनू बचा लेता है और जिनू इसमें कहता है कि ये नॉर्मल लाइटनिंग नहीं है, ये वाइड रेंज अटैक है वो भी स्टन इफेक्ट के साथ, और अगर ये बार बार इसकी आर्मी को हिट करी तो इसकी एमपी जल्दी खत्म हो जाएगी, इसलिए जिनू को जल्दी बैन को मारना होगा। इसके बाद जिनू स्टेल्थ और डैश स्किल से बैन पर अटैक करता है जिसे बैन देख लेता है और जिनू को ये दूर फेंक देता है, जिसके बाद जिनू बैन की लाइटनिंग से बचता है और फैंग और आइग्रिस को इसकी मदद करने के लिए बोलता है। इधर फिर फैंग लाइटनिंग को देखता है और आइग्रिस बैन के ड्रैगन को काट देता है। इसके बाद बैरन नीचे आता है, जिसके बाद अब मीटिंग का सीन इधर दिखता है जिसमें हानेकावा सभी ड्रो सोर्ड वाले गिल्ड के मेंबर को इंट्रोड्यूस करती है और ये इस गिल्ड मेंबर की ट्रांसलेटर भी है। इधर गोगुनी सोचता है कि जापान की सबसे लार्ज गिल्ड है और इसके पास 11S रैंक हंटर है और ये एशिया में सेकंड लार्जेस्ट गिल्ड है, जिसमें गोटी ryuji इस पूरे इंटायर गिल्ड को मैनेज करता है और इसकी इंस्पायरिंग सा ऑरा दिखाता है कि इसकी क्या रेपुटेशन है। इसके बाद ये ट्रांसलेटर थैंक यू बोलती है क्योंकि इन्होंने जॉइंट एसोल्ट टीम के साथ काम करने का प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। इधर गोगुनी बोलता है हम लोग पहले थे जिसे सपोर्ट की रिक्वेस्ट करी थी, इसलिए मेरी तरफ से भी थैंक यू। इधर फिर ये ट्रांसलेटर बताती है कि ये लोग तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कई कंक्लूजन में पहुंचे हैं, जिसमें इस ऑपरेशन में 2 की पॉइंट है, जो कि पहला है हैचिंग के बाद एंड्स जल्दी ग्रो होते हैं पर ये बस 1 साल तक ही जी पाते हैं, इसलिए जब तक क्वीन एंड मर जाती है तब तक बाकी सभी एंड भी 1 साल में मर जाएगी। और दूसरा पॉइंट है कि एंड के बिहेवियर पैटर्न इन्हें मिले हैं कि एंड्स पावरफुल एनिमी से अट्रैक्ट होते हैं, यानी जिसके पास स्ट्रॉन्ग मैजिक होता है, और इसलिए अब ये उनकी इस हैबिट की वजह से ये कॉम्बैट प्लान डिसाइड करेंगे और इस ऑपरेशन में 11S रैंक हंटर ड्रो सोर्ड गिल्ड में से होंगे, जिसमें 10 और इसे मिला के सभी उधर जाएंगे, जिसमें सारे एंड को ये मारेंगे, लेकिन तुम्हारा काम क्वीन एंड को मारना होगा। इधर वो बोलता है पर तुम्हें 1000 ऑफ एंट मारने होंगे। इधर फिर जापान के ट्रांसलेटर बताती है कि ये बेट की तरह एक्टिंग करेंगे, उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी, और एआई भी यही बताता है कि ये बेस्ट टैक्टिक है। इधर फिर गोगुनी सोचता है 10S रैंक हंटर ये मोबिलाइज नहीं कर सकते, फिर गोगुनी इन्हें बोलता है कि ये समझ गया। आगे फिर जिनू और उसकी आर्मी बैन की आर्मी को मार रही है, जिसमें जिनू कहता है कि एमपी को अभी पोशन से भी रिस्टोर नहीं कर सकता। इसके बाद आइरिस फैंग टैंग बैन पर अटैक करते हैं, जिसमें बैन सबसे बच जाता है, जिसका फिर फायदा उठा के जिनू अचानक आता है और इसे मारता है, पर बैरन जिनू को क्रिटिकल अटैक ब्लॉक कर लेता है और बैरन जिनू को पकड़ के उठा देता है, जिसमें बैरन इस पर अटैक
अटैक करता है पर टैंक इसे रोक देता है। जिसके बाद जिनू अपने डैगर से बैन पर अटैक करता है। अब जिनू के सारे शैडो आर्मी वाले बैन को पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर बैरन अपने मुंह से ब्लास्ट फेंकते हैं और ये सारे जिनू के आर्मी के बचे हुए सोल्जर को मार देता है। इसके बाद जिनू देखता है कि इसकी सारी एमपी अब खत्म हो चुकी है। अब बैन और जिनू बारिश के टाइम पे अपने सोर्ड और डैगर से लड़ते हैं, जिससे फिर एंड में लड़ते हुए बैन जिनू पे ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से जिनू के डैगर गिर जाते हैं और अब बैरन जिनू पर अटैक करता है, लेकिन जिनू अब इसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। जिसके बाद फिर से बैन अपने मुंह से अटैक करता है। जिसके बाद फिर एजिल इस पे अपना एक वेपन फेंकती है। जिसके बाद जिनू स्टैंड स्टेट को बूस्ट किया था, जिसकी वजह से इसकी रूलर हैंड भी और पावरफुल हो गया है। जिसकी मदद से अब जिनू अपने बस हाथों से बैन के हाथों को उखाड़ फेंक देता है, जिसमें अभी बैरन अपने मुंह से जिनू पर अटैक करता है, लेकिन जिनू अपने हैंड से बैन के मुंह पे एक फाइनल ब्लो मारता है। जिसके बाद अब फाइनली जिनू ने डीमन मोनार्क को हरा दिया है। अब जिनू एजिल को बताता है कि तू घर जा और अपनी फादर को इस सिचुएशन के बारे में रिपोर्ट कर और कहे कि रेडिस फैमिली अब सबसे टॉप पे है। जिसमें अब एजिल रोने लग जाती है और कहती है वो रेडिस नहीं रेडिरू है। अब सोलो लेवलिंग का सीजन 2 का एपिसोड 8 भी यहीं पे एंड हो जाता है। अब भाई इस एपिसोड को देख के लगता है बेशक एनिमे में चीजें बहुत जल्दी हो रही है, लेकिन फाइट सीन में मजा तुला देंगे। और इनके फाइट सीन को देख के लगता है जेजू आइलैंड मानो से भी ज्यादा आइकॉनिक होने वाला है। और जिनू के कैरेक्टर डिजाइन को देख के मुझे भी ये सही नहीं लगता, लेकिन अब क्या करें, हम बस अब बाकी चीजों को तो एंजॉय कर ही सकते हैं। और अब आगे कुछ एपिसोड में जेजू आइलैंड से पहले ही जिनू सभी टॉप लेवल हंटर की अपने ओरा से फाड़ने वाला है, जिधर चाहिन भी मौजूद होगी। बाकी अब देखते हैं अगले एपिसोड में ये मानवा को कहाँ तक कवर करते हैं, लेकिन उससे पहले एनिमे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो।